इस वीडियो में हम ई-वे बिल के बारे में देखेंगे। क्या है ई-वे बिल का एडवांटेजेस, ई-वे बिल का फॉर्मेट क्या है, इसका वैलिडिटी पीरियड और कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा, गुड्स का वेरिफिकेशन कैसे करता है जीएसटी डिपार्टमेंट, और एक्सम्पशंस और ब्लॉकिंग के बारे में भी देखेगा। अभी जीएसटी आने के पहले इंडिया में बिजनेस करने के लिए कई मुश्किल्स को सामना करना पड़ा था बिजनेस वालों को। तो इसमें एक द चेक पोस्ट में जीएस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट या एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह गाड़ी रखा था। तो ड्राइवर्स को कई बार 1 या 2 दिन के लिए चेक पोस्ट में क्यू में रुकना पड़ा था। तो अभी ई-वे बिल आने के बाद जीएसटी में ई-वे बिल आने के बाद ये चेक पोस्ट को रिमूव किया था, हटा दिया था। तो अभी आप देख लीजिए, कोई चेक पोस्ट में आपको ऐसा क्यू देख नहीं सकते, ट्रक का क्यू। अभी सब चेकिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर रहा है। ओके, तो हम देखेंगे इसका फायदा क्या है ई-वे बिल का। मैनुअल डॉक्यूमेंट्स का कोई जरूरत नहीं है, पेपर्स का वेटिंग करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये इजी और क्विक है। ओके, आसान है और ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपको कभी भी चेक या बैलेंसेस मिल सकता है जीएसटी पोर्टल से, और यूजर फ्रेंडली है। ओके, ये कई एडवांटेज है जीएसटी ई-वे बिल का। अभी देखेंगे कि ई-वे बिल क्या है। ई-वे बिल इज ए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जो गुड्स को, सामान को मूवमेंट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर रहा है। मान लीजिए आप कोई सामान 50,000 से ऊपर है, वो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ई-वे बिल जरूरी है। ओके, और सामान हमारा फैक्ट्री या हमारा शोरूम से निकलने से पहले ही ई-वे बिल जनरेट करना है। अभी हम देखेंगे ई-वे बिल का पर्पस। ई-वे बिल का पर्पस कई होता है। एक पर्पस है क्यों ई-वे बिल जनरेट करना है, एक कारण है सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब आप सेल कर रहे हैं गुड्स को। अभी दूसरा कारण है रीजंस अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स, अदर देन सेल्स ऑफ गुड्स। अभी तीसरा कारण है इनवर्ड सप्लाई, मतलब आप परचेस कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो इसमें किसी कारण से अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, सामान का मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। अभी कई कारण से आपको गुड्स का मूवमेंट करना पड़ता है, जैसे सप्लाई है, या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है, जॉब वर्क है, सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन है, रेसिपिएंट नॉट नॉन, लाइन सेल्स, सेल्स रिटर्न होता है, या एग्जीबिशन और फेयर्स फॉर ऑन यूज, मतलब पर्सनल यूज, और कोई अदर कारण। ओके, तो किसी भी कारण हो, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो जॉब वर्क क्या है ये देखेंगे। जॉब वर्क मतलब किसी कंपनी ने दूसरा कोई आदमी या कोई छोटा कंपनी को अपना काम देता है। जैसे आप मान लीजिए एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई आप दूसरा छोटा सा कंपनी को अपना काम ट्रांसफर कर रहा है, मतलब आउटसोर्स कर रहा है।
तो इसको जॉब वर्क कहते हैं। तो अभी ये मेन कंपनी है, वो रॉ मटेरियल सेंड करेगा, और छोटा कंपनी जब काम पूरा हो जाएगा तो वापस फिनिश्ड गुड्स सेंड करेगा। तो इधर भी ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। अभी सेमी नोट डाउन और कंप्लीट नोट डाउन मतलब कोई भी बाइसिकल है या फर्नीचर है, कोई भी सामान हो, वो कभी कभी ऐसा होता है कि ये असेंबल करता है जब शोरूम में लाता है तब, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये असेंबल्ड फॉर्म में नहीं होता है, पार्ट्स पार्ट्स होता है। तो इसको कहते हैं सेमी नोट डाउन और कंप्लीटली नोट डाउन। अभी कंसाइनमेंट वैल्यू के बारे में देखेंगे। मैंने कह दिया था कि 50,000 से ऊपर है अगर सामान का वैल्यू, तो आपको ई वे बिल निकालना पड़ता है। तो ये सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कहता है। तो ये वैल्यू है, ये अमाउंट जो है वो आपका इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान में देखना पड़ता है। अभी 50,000 कैलकुलेशन करने के लिए आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस को ऐड करना पड़ता है, और कस्टम्स ड्यूटी को भी ऐड करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर सकता है एक्सम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ सर्विसेज का। ओके, हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे। मान लीजिए टैक्सेबल गुड्स का वैल्यू होता है 48,000, जीएसटी होता है 12%, 5,760, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू होता है 53,760। तो इधर 50,000 से ऊपर है वैल्यू तो ई वे बिल कंपल्सरी है। लेकिन दूसरा केस स्टडी आप देख लीजिए, टैक्सेबल गुड्स है 40,000, जीएसटी 12% होता है 4,800, एक्सम्प्टेड गुड्स का वैल्यू होता है 10,000, तो पूरा 54,800 है। इधर आप देख लीजिए एक्सम्प्टेड गुड्स को लेना जरूरी नहीं है, तो ये 44,800 हो जाएगा। तो इधर ई वे बिल जनरेट करना कोई जरूरी बात नहीं है। और तीसरा केस स्टडी में टैक्सेबल गुड्स 40,000 है, जीएसटी 12% है, 4,800 आता है, सर्विस चार्जेस 10,000 आता है, तो पूरा वैल्यू होता है 54,800। तो इधर भी ई वे बिल निकालना कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी आपका गुड्स या सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ई वे बिल निकाल दीजिए। ओके, ई वे बिल जनरेट कीजिए, ये अच्छा रहेगा। अभी ई वे बिल कैसे जनरेट करेगा? ई वे बिल हमको जीएसटी कॉमन पोर्टल के ओर से जनरेट कर सकता है, जिसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे कोर्स में है, और एसएमएस बेस्ड फैसिलिटी है, मतलब एसएमएस के द्वारा आपको जनरेट कर सकता है, एंड्रॉइड ऐप के द्वारा कर सकता है, साइट टू साइट इंटीग्रेशन वेबसाइट के द्वारा, और जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जैसे टैली हो, एसएपी हो, किकबुक्स हो, सोहो हो, कोई भी सॉफ्टवेयर जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है उसके द्वारा ई वे बिल निकाल सकते हैं। तो यह है कई प्रकार का जो मोड्स, मेथड्स जिससे आपको ई वे बिल जनरेट कर सकते। तो ई वे बिल पोर्टल का एक सेपरेट वेबसाइट है, तो उसमें जाके आपको ई वे बिल निकाल सकते हैं। तो अभी ई वे बिल का फॉर्मेट कैसे होता है, एक फॉर्मेट दिया है इधर। ओके, तो इधर आप देख लीजिए, ई वे बिल का क्यूआर कोड होता है, ई वे बिल नंबर होता है, और वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, ई वे बिल का दो पार्ट्स होता है, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में जीएसटी आईएन ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, इनवॉइस और चालान नंबर, इनवॉइस और चालान डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड, ये सब बात है। पार्ट बी में क्या होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल्स, जैसे किस मोड से जाता है, जैसे रोड हो, शिप हो, एयर हो, और व्हीकल नंबर, और फ्रॉम, एंडेड डेट, एंडेड बाय, बाकी जो डिटेल्स है ट्रांसपोर्टेशन का, ये पार्ट बी में आ जाएगा। अभी ई वे बिल का पार्ट्स कैसे फिल करेगा?
पार्ट ये फिल कर सकता है जो आदमी गुड्स का मूवमेंट करता है उसको, जो सेलर है या बायर है। पार्ट बी फिल कर सकता है जो आदमी जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ओके, तो ये सेलर हो सकता है अगर सेलर का गाड़ी में ले जा रहा है तो, नहीं तो बायर हो सकता है, बायर अपनी गाड़ी में अगर माल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो, नहीं तो ट्रांसपोर्टर होगा। ओके, तो पार्ट ए फिल करेगा सेलर और बायर, पार्ट बी सेलर बायर और ट्रांसपोर्टर। अभी देख लीजिए, पार्ट ए अगर आप जनरेट किया है कोई ई वे बिल का तो बाद में मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते। ओके, और पार्ट ए फिल करने के बाद आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर मिल जाएगा जो 15 दिन तक वैलिड होगा। तो इसके द्वारा आपका जीएसटीआर 1 फिल करना भी आसान हो जाएगा। पार्ट बी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल्स फिल कर रहा है, ओके, तो ये आपको कभी भी अपडेट कर सकता है। मान लीजिए आप अपना पहला गाड़ी से दूसरा गाड़ी में ये माल को शिफ्ट कर रहा है तो आपको ये ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल्स चेंज करना है, और वैलिडिटी पीरियड का कोई चेंज नहीं हो सकता है। वैलिडिटी पीरियड हम देखेंगे अभी। और व्हीकल नंबर जो गाड़ी होना है जिसमें अभी माल जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं होना है। अभी मैंने कह दिया था कि यूनिक नंबर होता है हर ई वे बिल का। जब पार्ट ये फिल कर रहा है तो यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये यूनिक नंबर का एक एग्जांपल दिया है इधर, और 15 दिन तक ये वैलिड होगा। अभी एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल, मान लीजिए पार्ट ये ई वे बिल का फिल किया है सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने, तो ये मिल जाएगा रेसिपिएंट को डिटेल्स। पार्ट ये अगर रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर फिल कर रहा है तो डिटेल्स मिल जाएगा सप्लायर को। और मान लीजिए आप सेलर है, आप कुछ माल सेंड कर रहे हैं दूसरा बायर के लिए, तो ये बायर अपना ई वे बिल पोर्टल में इसको एक्सेप्टेंस करना है कि मुझे एक गुड्स मिल रहा है, ये एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। तो 72 आवर्स का टाइम दे रहा है रेसिपिएंट को ये एक्सेप्टेंस करने के लिए। ई वे बिल अगर सेलर जनरेट कर रहा है तो इसको एक्सेप्टेंस करने के लिए। अभी वैलिडिटी पीरियड के बारे में देखेंगे। वैलिडिटी पीरियड मतलब अगर नॉर्मल ट्रक, नॉर्मल व्हीकल है तो 200 किलोमीटर का दूर एक दिन के लिए वैलिड होगा। अगर 200 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस है तो +1 डे, एक अधिक दिन मिल जाएगा। अभी ओवर डायमेंशनल कार्गो है, कुछ बड़ा ट्रक जिसमें बड़ा सामान ले जा रहा है, तो 20 किलोमीटर होगा एक दिन का डिस्टेंस का वैलिडिटी, और हर अगला 20 किलोमीटर का एडिशनल 1 डे, 1 मोर डे विल बी अवेलेबल। ओके, तो ये रहा वैलिडिटी पीरियड का। एक केस स्टडी है, आप देख लीजिए, आप कुछ सामान सेल कर रहा है पुणे से मुंबई को, तो इसका डिस्टेंस आता है 163 किलोमीटर, तो इसका वैलिडिटी हो जाएगा एक दिन। अभी दूसरा एक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है बेंगलुरु टू मुंबई, बेंगलुरु से मुंबई को सेल कर रहा है, तो इसका दूर आता है 1228 किलोमीटर, तो इसका वैलिडिटी हो जाएगा 7 दिन। ओके, मतलब 1200 के लिए 6 दिन और 28 किलोमीटर के लिए एक अधिक दिन, तो कुल मिला के 7 दिन का वैलिडिटी हो जाएगा ई वे बिल के लिए। अभी जब आप गुड्स सेंड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो अपना गाड़ी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है। अगर टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, और एक्सम्प्टेड गुड्स को सेंड कर रहा है तो आपके पास बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए।
अभी दूसरा कोई कारण से आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपना फैक्ट्री से शोरूम को, अपना ही शोरूम को गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो डिलीवरी चालान होना चाहिए। ओके, तो ये जो भी सिचुएशन हो उसमें जरूरी आपको ईवे बिल भी रखना है गाड़ी में। ओके, ईवे बिल का डिटेल्स रखना है। ये आपको प्रिंट आउट के रूप में रख सकता है, या एसएमएस के रूप में रख सकता है, या अपना इनवॉइस या डॉक्यूमेंट में लिख सकता है। ओके, कोई भी हो, ये ईवे बिल का डिटेल्स अपने साथ होना चाहिए। अभी ये रेलवे, एयर और वेसल, मतलब ट्रेन, फ्लाइट या शिप के द्वारा अपना गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, गुड्स रिसिप्ट नंबर, रेलवे रिसिप्ट नंबर, एयरवे बिल नंबर और बिल ऑफ लेडिंग नंबर। ऐसा डॉक्यूमेंट्स का नंबर आपके पास होना चाहिए। ओके, अब ये रूल्स ऐसा होता है कि अगर आप रोड से गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो गुड्स सेंड करने के पहले, ट्रक जाने के पहले आपको ईवे बिल निकालना है। लेकिन अगर आप ट्रेन, शिप या फ्लाइट से सेंड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ पार्ट ए फिल करना है, पार्ट बी आपको बाद में फिल कर सकता है गुड्स जाने के बाद। और गुड्स का डिलीवरी लेने के समय आपको ये ईवे बिल देना है। मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली को ट्रेन में गुड्स सेंड कर रहे हैं, मुंबई रेलवे स्टेशन में ये गुड्स ले जाने के पहले आपको पार्ट ये ईवे बिल का फिल करना है, और तब दिल्ली में ये माल पहुंचेगा, तो तब ही आपको ईवे बिल पार्ट बी फिल करके देना है। ओके, अभी जीएसटी ईडब्ल्यूबी 2 फॉर्म है, ये कंसोलिडेटेड ईवे बिल फॉर्म है, जिसमें ट्रक ड्राइवर को कई पार्सल को कुल मिला के रख सकते हैं। ओके, अभी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए आप अपना गाड़ी में गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर को गाड़ी को रोक सकता है। ओके, तो ये हो सकता है कि आप कुछ गलतियां, फ्रॉड कर रहा है, ओके, या टैक्स एवेशन कर रहा है, ऐसा कुछ डाउट्स जीएसटी डिपार्टमेंट को मिल रहा है, तो ये गाड़ी रोकेगा। ओके, अभी एक बार रोकेगा तो दूसरे बार रोक नहीं सकते है। ओके, ऐसा साधारण कंडीशन में। अभी मान लीजिए कोई व्हीकल आपने किसी ने स्टॉप किया है, 30 मिनट के अधिक समय के लिए ये रोका नहीं सकते। अगर 30 मिनट के ऊपर हो गया वेटिंग टाइम, तो जीएसटी डब्ल्यूबी 04 एक रिपोर्ट आपको जीएसटी पोर्टल में भर सकता है, जिसके द्वारा क्यों 30 मिनट के ज्यादा ये गाड़ी रोका था, इसके बारे में एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन जीएसटी डिपार्टमेंट करेगा। इसका कारण यह है कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन स्पीड को इंक्रीज करना है। सबसे तेज ये गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सुविधा करना है। ओके, इसलिए ऐसा 30 मिनट का टाइम रखा है। अभी एक्सम्पशन फॉर ट्रांसपोर्टर, मतलब अगर कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर को, या ट्रांसपोर्टर से कंसाइनिंग, एक जगह से दूसरा जगह को गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर के नीचे है, तो पार्ट बी फिल करना जरूरी नहीं है। एक्सम्पशंस, रूल 138 में लिखा है कि कई गुड्स को ईवे बिल का जरूरत नहीं है, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, कैरोसिन ऑयल है, पोस्टल बैगेज है, पेयर्स एंड प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स है,
ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ्स वेयर्स है, करेंसी है, पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट्स है, कॉरल है। तो इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपना बैगेज शिफ्ट करा तो ईवे बिल का जरूरत नहीं है। करेंसी मतलब कोई कंपनी ने एटीएम में फिल करने के लिए करेंसी ले जा रहा है तो उसको ईवे बिल का जरूरत नहीं है। और पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट्स मतलब आपका घर शायद शिफ्ट कर रहा है तो ईवे बिल का जरूरत नहीं आता है। और ऐसा ही नॉन मोटर व्हीकल में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है जैसे बैलगाड़ी तो ईवे बिल का जरूरत नहीं है। और कस्टम्स के द्वारा कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो भी ईवे बिल का जरूरत नहीं है। और नेपाल और भूटान कंट्री से या उस कंट्री को गुड्स सेंड कर रहा है तो ईवे बिल नहीं चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो भी ईवे बिल का जरूरत नहीं है। और एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स और अगर वेइंग के लिए वे ब्रिज के लिए जा रहा है तो अगर 20 किलोमीटर के अंदर है तो ईवे बिल का जरूरत नहीं है। और कोई गवर्नमेंट का कोई संबंधित माल को ले जाने के लिए भी ईवे बिल का जरूरत नहीं है। ओके। और रूल 138(14) में 154 गुड्स को लिस्ट आउट किया है। कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, फ्रेश मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनप्रोसेस्ड टी लीव्स और अनरोस्टेड कॉफी बीन्स, live animals, plants and trees, meat, cereals, unbranded rice and wheat flour, salt, जैसे कुछ सामान है बुक, मैप, पीरियडिकल्स वगैरह एजुकेशन इंपॉर्टेंस का तो भी आपको ईवे बिल का जरूरत नहीं है। अभी एक बात ध्यान दीजिए, आप अपना जीएसटीआर 3B ड्यू डेट्स के अंदर फाइल करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप फाइल नहीं किया तो 2 बार अगर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका ईवे बिल ब्लॉक हो जाएगा। ओके। अगर आपने अपना जीएसटीआर 3B 2 बार फाइल नहीं किया है तो आपको ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते। उसके बाद में जब जीएसटीआर 3B आप फाइल किया है तो आपको ईवे बिल फिर से जनरेट कर सकते हैं। अभी ईवे बिल नहीं जनरेट किया तो मॉनिटरी पेनल्टी क्या होता है? इसका 10,000 या टैक्स एवेशन का अमाउंट है, जो बड़ा है वो पेनल्टी आ जाएगा। और जीएसटी डिपार्टमेंट को माल या गाड़ी डिटेंशन और सीजर कर सकता है, पकड़ सकता है। ओके। तो अगर ओनर विशेस टू पे द पेनल्टी, ओनर आके कहता है कि हाँ मैं पेनल्टी पे करूंगा तो पेनल्टी आता है 100% ऑफ द टैक्स। अगर ओनर नहीं आता है तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स आता है पेनल्टी। अभी माइनर ऑफेंसेस है, माइनर पेनल्टी, स्मॉल पेनल्टी जो 1,000 तक है। ईवे बिल जनरेट करते समय कुछ गलत आ गया, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंसाइनर और कंसाइनी का नाम, और पिन कोड में कुछ गलती आ गया, एड्रेस ऑफ द कंसाइनी में कुछ गलत आ गया, और 1 और 2 डिजिट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर जो ईवे बिल में मेंशन किया जैसे टैक्स इनवॉइस नंबर, और 4 और 6 डिजिट लेवल HSN। ओके। और ये व्हीकल नंबर, एक किसी में अगर कुछ गलती आ गया तो 1,000 तक पेनल्टी मिल सकता है। और लास्ट में ईवे बिल और फास्टैग कनेक्ट किया है क्या? क्यों? क्योंकि ईवे बिल क्यों बनाया है? एक जगह से दूसरा जगह को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ईवे बिल जरूरी है। फास्टैग क्यों जरूरी है? फास्टैग बनाया है टोल गेट में पास करने के लिए, टोल गेट में एंट्री मिलने के लिए। तो गवर्नमेंट का ये मैकेनिज्म इसलिए है कि क्या एक गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। मान लीजिए
ईवे बिल में रखा है कि मुंबई से माल जा रहा है पुणे को, लेकिन माल असली रास्ते में गए जो मुंबई से नागपुर को है। तो गवर्नमेंट को ये ईवे बिल और फास्टैग का रिकॉर्ड चेक करके मालूम कर सकता है कि या इसमें कुछ फ्रॉड है। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ईवे बिल और फास्टैग को लिंक किया है। ओके, तो इसमें हम देख लिया कि ईवे बिल क्या होता है, ईवे बिल का कंज्यूमर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ओके, डिस्टेंस, वैलिडिटी पीरियड, एक्सम्पशंस, ये कुछ बड़ा पॉइंट्स को डिस्कस किया है। थैंक यू।